ठीक, स्टार्ट करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप खुद कर चुके होंगे अब तक, अगर ना किया हो तो ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, बाइलिंगुअल है वो, उन्होंने बाइलिंगुअल जारी नहीं किया था, बट ये मैंने टाइप करा के इसको ट्रांसलेट करा दिया है, ट्रांसलेट करा के टाइप करा दिया है। ठीक, आज शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पढ़िएगा एक बार, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, समझना है इसको। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है, आ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। एक बच्चा है जो ये वाले साइंस, ये वाले लक्षण प्रदर्शित करता है या दिखाता है, बच्चे के व्यवहार में हमें कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब ये नई अप्रोच है कि आपको क्या दिया, एक लक्षण ये दे दिया, दूसरा पॉइंट ये दे दिया, तीसरा ये दिया, फिर फोर्थ पॉइंट दे दिया। 4 पॉइंट हैं, उसके बाद 4 ऑप्शंस हैं। ये बहुत ही फेवरेट तरीका बन गया है आजकल के एग्जामिनेशन का, कि पहले 4 स्टेटमेंट देंगे, फिर पूछेंगे ये चारों सही हैं, तीनों सही हैं, या कौन सा सही है, या किसके बारे में बात हो रही है ना। ये तो अपने आप में नया है क्वेश्चन अगर हम बात करें तो। पहला जो पॉइंट है, आप पहले पोल ले लीजिए एक बार और क्वेश्चन का आंसर करिए खुद से, फिर हम डिस्कस करेंगे। पोल लगा दो भाई, पोल लीजिए और आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। 88% आंसर आप लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये आसान भी है। पहला पॉइंट है एंजाइटी अराउंड रीडिंग, यानी पढ़ने को लेकर चिंता। यानी पढ़ने को अगर आप बच्चे को कुछ देते हो तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। जैसे वो ईशान अवस्थी था तारे जमीन पर में, वो क्या टेंशन में आ गया, जैसे ही उसको पढ़ने को कहो तो समझ नहीं आता, दिमाग में कुछ भी इधर उधर रिवर्स चलने लगती हैं चीजें। 100 को वॉज पढ़ने लगता है बच्चा, या ए उसको उल्टा ही दिखाई दे रहा है, कुछ बी को डी पढ़ रहा है, मतलब दुश्चिंता या चिंता है पढ़ने को लेकर के। तो ये पहला साइन है किसका, डिस्लेक्सिया का। पठन संबंधी विकार डिस्लेक्सिया ही है, जो हर बार पेपर में आता है। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, शब्दों को पहचानने में, ये याद रखिएगा, ये जो रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स है ये भी डिस्लेक्सिया का ही एक लक्षण है कि शब्दों को पहचानने में दिक्कत होती है या रिवर्स कर देता है बच्चा। ठीक, फिर है सी, पुअर वोकैबुलरी स्किल्स, यानी वोकैबुलरी स्किल्स में गड़बड़ है, शब्दावली कौशल में दिक्कत है। भाई जब बच्चा पढ़ नहीं पाता तो उसकी वोकैब बन नहीं पाएगी ठीक से। ठीक, प्रॉब्लम है वहां पे। फिर है डी, डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रेड, ये बच्चों को याद नहीं रहता या समझ में नहीं आता पढ़ा हुआ। तो ये चारों ही लक्षण पढ़ने के अराउंड मूव कर रहे हैं, मतलब डिस्लेक्सिया की बात हो रही है। टू बी प्रिसाइज, क्या है ये, डिस्लेक्सिया है, पठन संबंधी विकार डिस्लेक्सिया। इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है ये टॉपिक। ठीक, दीज आर एन इंडिकेशन ऑफ डैश, लेकिन डिस्लेक्सिया तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो डिस्लेक्सिया क्या है, एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है, एलडी है। और ये एलडी दिया किसने था, लर्निंग डिसेबिलिटी सैमुअल किर्क ने दिया था। जो ये शब्द है, सबसे पहले एजुकेशन के क्षेत्र में जो बात की तो वो सैमुअल किर्क ने की, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमताओं के बारे में। सी को लॉक कर दिया आप लोगों ने, 83% आंसर सही है। आ लर्निंग डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विद ऑटिज्म, ऑटिज्म में तो बच्चा बार बार चीजों को रिपीट करता है ना, बोलने में अटकेगा, चीजों को रिपीट करेगा। अगर उसकी सराउंडिंग में कोई चेंज आ जाए तो वो एंग्जाइटी जैसा उसको हो जाता है। तो ऑटिज्म में तो रेपिटेटिव बिहेवियर होता है बहुत ज्यादा, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी कहते हैं उसको, वो तो यहाँ कहीं था ही नहीं। क्रिएटिव कैसे, ये कुछ नया थोड़ी कर रहा है, तो बी भी नहीं हुआ। डी ऑप्शन की बात करें तो मेंटल इंपेयरमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जिस बच्चे को डिस्लेक्सिया है उसके दिमाग में कोई कमी है ना, उसका दिमाग एकदम ठीक है, बस आपको अप्रोच अपनी बदलनी है पढ़ाने की। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने की अक्षमता है, और अगर यहां पे ऑप्शन में डिस्लेक्सिया होता तो हम डिस्लेक्सिया लगा देते। ठीक है जी बात, तो सी ऑप्शन राइट है। चलें आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर की थियोरी से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, हर हालत में हर बार आएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। ठीक, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड। तो कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं बताई हुई हैं हार्वर्ड गार्डनर की थियोरी के अकॉर्डिंग। आपको ये जो विशेषताएं बताई हैं किसी व्यक्ति के बारे में, वो पहचान करके जवाब देना है पोल में। ठीक, पोल आपके सामने, आंसर करेंगे आप। ठीक है बात, पहले आप आंसर कर लीजिए, हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के मूड, उनका स्वभाव, यानी मूड का मतलब स्वभाव ही होता है, उनकी अभिप्रेरणा, वो किस चीजों से मोटिवेट होंगे, उनका क्या अभी मूड है, आपको क्या बोलना सही रहेगा, क्या बोलना सही नहीं रहेगा, है ना। आप देखते हैं ना, अरे पापा गुस्से में, आज नहीं ये वाली बात करूंगी या करूंगा, है ना, या मम्मी गुस्से में है, या फलाना गुस्से में है, या मेरा मूड ठीक नहीं है, आज बात मत करो। तो दूसरों के मूड को, यानी उनके स्वभाव को, और उनको वो किस चीज से मोटिवेट होंगे, है ना। जैसे आप किसी को जानते हैं अगर पर्सनली, तो आपको पता है यार ये व्यक्ति पैसे से तो नहीं हो पाएगा, अगर मैं इसके सामने जाके रिश्वत रख दूं तो ये तो नहीं हो पाएगा, वैसे जो कि रेयर ही है आजकल। ठीक, तो ये व्यक्ति झूठ तो नहीं बोलेगा, तो आपको पता है वो व्यक्ति मोटिवेट किन चीजों से होता है, उसके इरादों के बारे में पता है।
ये किस तरह की इंटेलिजेंस है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। आप लोग सिर्फ 49% आंसर्स इंटरपर्सनल आ पा रहे हैं। अब इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। पारस्परिक बुद्धि कहते हैं इसको, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं कि वो लोग जो दूसरों को समझने में अच्छे हों। ठीक, अब ये थेरेपिस्ट हो सकता है आपका, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइको एनालिस्ट होते हैं, है ना, ये इवन टीचर्स भी हो सकते हैं फॉर दैट मैटर, जो काउंसलिंग वगैरह कर रहे हैं, करियर काउंसलर्स हो सकते हैं। ठीक, पॉलिटिशियंस में भी पाई जा सकती है ये चीज, है ना, उनको पता है कि कहां कौन सी नस को दबाना है। अगर हम बात करें इंट्रापर्सनल की, तो इंट्रापर्सनल क्या है? अगर अदर्स ना लिख के सेल्फ लिखा होता, या खुद की मोटिवेशन, खुद के मूड को समझने में जो व्यक्ति अच्छा होगा वो इंट्रापर्सनल में जाएगा। लेकिन अगर अदर्स लिखा है, दूसरों के मूड, दूसरे व्यक्तियों के स्वभाव को समझने में अच्छा है, दैट मींस इंटरपर्सनल है। इसको याद कैसे रखेंगे भाई? इंटर होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। आपकी बसेस चलती है इंटर स्टेट बसेस, ठीक है, ISBT बनाए हुए हैं दिल्ली में। क्या है ये? मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं आप। इंट्रा स्टेट मतलब अपने ही स्टेट में घूम रहे हैं जब आप, ठीक, और इंटर मतलब दो या दो से अधिक। तो दो या दो से अधिक की बात होगी, लोगों की बात होगी, लोगों को समझने की बात होगी तो इंटरपर्सनल। अगर स्वयं को समझने की बात होगी तो इंट्रापर्सनल। ठीक है बात? तो बी ऑप्शन नहीं होगा, यहां सी ही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थेरेप्यूटिक जैसा कोई टाइप नहीं है, नेचुरलिस्टिक तब होगा जब प्रकृति की बात आएगी, जो कि इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में कहीं थी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और पोल में आंसर कीजिए एक बार। चल पोल लगा दो। A child argues that no person should steal a drug from a chemist shop even if it is to save a human life because he/she will be caught and sent to jail if he/she does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? मतलब बात क्या हो रही है? कई लोगों की ये समस्या है कि हम आपके साथ तो कर लेते हैं सही, खुद से पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है। उस पर भी अभी आएंगे, है ना। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आप ये पहले शांति से समझेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 दिन की तो प्रैक्टिस कर लो कम से कम अब, क्योंकि ये प्रैक्टिस की कमी है बहुत ज्यादा। जिन्होंने प्रैक्टिस कम की है, मेरे भी सेशंस कम देखे हैं, तभी ये दिक्कत आएगी। अगर सेशंस भी बहुत ज्यादा देखे हैं या प्रैक्टिस भी थोड़ी की हुई है, तब ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक, लेकिन इसका एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कि आप समझने लग गए हैं। अब थोड़ा सा लेट हो गए हैं आप, बट समझने लग गए हैं। देखिए, अ चाइल्ड आर्ग्यूज, एक बच्चा ये आर्ग्यूमेंट देता है, ये एक रीजनिंग देता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को कोई भी दवाई नहीं चुरानी चाहिए, या कोहलबर्ग की थ्योरी में जो हाइंस डिलेमा है उसमें हाइंस को वो दवाई नहीं चोरी करनी चाहिए थी, चाहे उसकी वाइफ की जान चली जाती। यानी किसी को जान भी बचानी हो अगर, तब भी चोरी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? इसका रीजन क्या है? सारा खेल छिपा हुआ है रीजन में। रीजन बच्चे ने क्या दिया है? रीजन दिया है कि पकड़ के जेल में डाला जा सकता है। रीजन ये नहीं है कि चोरी करना बुरी बात है। अगर ये होता तो गुड बॉय गुड गर्ल हो जाता। अगर ये होता कि चोरी करने से लॉ ब्रेक होगा, और लॉ ब्रेक होगा तो सोशल सिस्टम ब्रेक होगा, तो ये 4th स्टेज हो जाती। लेकिन अभी यहां सिंपल एक ही बात लिखी है कि जेल भेज दिया जाएगा। मतलब सिर्फ ध्यान पनिशमेंट में पे है और दूसरा कोई ध्यान कहीं है ही नहीं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब है पनिशमेंट एंड जो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन पहली स्टेज है। जब आप पनिशमेंट से बचने के लिए कोई आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, कोई लॉ इसलिए ब्रेक नहीं करना क्योंकि पनिशमेंट से बचना है। ठीक है, और पनिशमेंट से बचना है, चाहे किसी की जान जाती हो, कुछ भी हो जाए, बस पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये आपकी पहली स्टेज है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। वो तो आपको ऑप्शन यहां मुश्किल नहीं दिए, नहीं तो पसीने आ सकते थे इस क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर लॉ एंड ऑर्डर दे देगा तब भी आप फंसेंगे। ठीक, अगर यहां पे गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज कर देता, ट्वीक कर देता, कह देता कि चोरी करना बुरी बात होती है और मम्मी पापा बुरा मानते हैं, ये समाज के लिए गलत होता है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट या लॉ एंड ऑर्डर में चला जाता। ठीक, गुड बॉय गुड गर्ल में भी जा सकता था। तो हल्का सा शब्द में परिवर्तन और आंसर चेंज हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन तब होता है जब टिट फॉर टैट की बात हो, टिट फॉर टैट की बात हो। ये पहली स्टेज है प्री कन्वेंशनल स्टेज की, प्री कन्वेंशनल लेवल की, पूर्व पारंपरिक स्तर की। यहां से कोई बफरिंग नहीं है भाई। मेरा नाम लीजिए, नाम तो आपके निकल जाते हैं, आप लाइक शेयर कीजिए। देखो एक बार समझ लेते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन कौन सी स्टेज है? सेकंड, प्री कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक की। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग कौन सी है? 5th स्टेज। इस समाज में एक ऑर्डर बना रहना चाहिए, लेकिन राइट्स भी होते हैं कुछ। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, पहली यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल 6th स्टेज है। ठीक है, ऑर्डर मेंटेन करने की तो यहां बात ही नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर में भी आ सकता है, ये 4th में भी डाल सकते हैं इसको, है ना, 4th है ये अपने आप में। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोगों ने 72% ने सही भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग? क्या मानना सीखने के लिए अच्छा होगा? भाई मानने का सारा खेल है ना इंसान के बारे में। तो अगर आप ये मानते हैं कि आप कर सकते हैं, एग्जाम हो या जो भी लाइफ में कुछ भी आपके सामने आएगा, तो इस चीज से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब आप ये मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप मेहनत करेंगे उस चीज के लिए। अगर आपने पहले ये सोच लिया कि अब तो होगा ही नहीं, 2 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं, अब तो होगा ही नहीं, तो फिर तो होना ही नहीं है, फिर तो निश्चित रूप से। ठीक, तो अगर हम बात करें कि कौन सा बिलीफ, कौन सा विश्वास, कौन सी धारणा उपयुक्त है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए फायदेमंद है, कौन सी धारणा, तो पहला ऑप्शन है एबिलिटी इज फिक्स्ड। ये मान लेना कि क्षमता तो फिक्स्ड होती है, जितनी है उतनी रहेगी, अब क्या बढ़ेगी। अच्छा, फिर तो हम सीखना ही छोड़ देंगे। तो ये बात तो अच्छी लग नहीं रही हमें। पोल में एक बार आंसर करो फिर भी, है ना, पोल दे दिया करो क्वेश्चन चेंज होते ही, है ना। नेक्स्ट है एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, कि प्रयासों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर तो सब पागल हैं आप लोग। 20,000 लोग यहाँ खड़े हुए हैं, 20,500 लोग, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, है ना, सब जगह पे पढ़ाई चल रही है इस टाइम पे, माहौल ही ऐसा है पढ़ाई का। क्यों? अगर प्रयास से फर्क ही नहीं पड़ता तो क्या जरूरत थी? तो ये बात भी कोई अच्छी नहीं लग रही। फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, असफलता अनियंत्रित है। भाई कुछ हद तक तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, अगर काम करेंगे तो हो सकता है कंट्रोल हो जाए, और हो तो हो, इस बात से क्या मतलब है। लर्निंग अगर आप सीखने जा रहे हैं तो दिमाग में अगर ये रख के जाएंगे कि फेलियर जो है अनकंट्रोलेबल है, तो फिर तो आपने सीख लिया, फिर तो आपके हाथ पैर वैसे फूलेंगे और फियर आ जाएगा। तो ये अच्छी स्टेट नहीं है। देखो, ये हो सकता है कि फेलियर अनकंट्रोलेबल है, असफलता को कोई नहीं रोक सकता है, सबके जीवन में आती है, ये बात गलत नहीं है अपने आप में। लेकिन बात ये है कि अगर आप ये मान के पढ़ाई करेंगे या सीखेंगे तो फिर तो सफल होंगे ही नहीं कभी। ठीक, एबिलिटी इज इंप्रूवेबल, दिस इज पॉजिटिव बिलीफ। ये एक अच्छी धारणा है कि भाई योग्यता में सुधार होता है, हर कोई व्यक्ति आज से बेहतर बन सकता है, अपने कल से बेहतर बन सकता है ना। तो ये क्या हुआ, एबिलिटी इंप्रूवेबल है, एबिलिटी में सुधार हो सकता है, इसीलिए तो सब अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अब से 5 साल पहले मैं ऐसे थोड़ी बोल पाती थी, या इतना कॉन्फिडेंस या इतनी सारा एक्सपीरियंस थोड़ी था। तो वो टाइम के साथ आती हैं चीजें, और टाइम के साथ कैसे आ रही है? क्योंकि एबिलिटी इज इंप्रूवेबल। भाई क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, सीखा जा सकता है, इंसान हर कोई तो सीख के ही आता है, पेट से थोड़ी ना सब कुछ आता है सबको। तो ये क्या हुआ, एबिलिटी इज इंप्रूवेबल। तो क्वेश्चन को जड़ तक समझना है, इतने ध्यान से समझना है कि पेपर में देखते ही दिमाग में सेट हो जाए चीजें। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल 9 बजे आना है सबको, और पूरा सीडीपी रिवाइज कर लेंगे एक ही वीडियो में। मैं कोशिश करूंगी कम से कम शब्दों में, छोटे से छोटे टाइम में, हालांकि उसमें भी हो सकता है 1.5-2 घंटा लग जाए, आपको पूरा 30 नंबर का रिवाइज करा दिया जाए। इवन आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो दिमाग में बिठाया जाए। बढ़ते हैं आगे। यार 21,000 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 10,000 लाइक, बहुत नाइंसाफी है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो और पोल में आंसर करना। ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। साइना अपने आप से बात कर रही है एक काम को करते हुए। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्कीज आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, ये क्या है? ये जो प्राइवेट स्पीच है, खुद से बात करना कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है? ये तो हमने आई थिंक कल परसों भी किया था, और ये प्राइवेट स्पीच पे क्वेश्चन खूब आता है। एग्जाम्पलर में दिया है तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इसको डिस्कस करूं आपके साथ। ये कॉग्निटिव इमेच्योरिटी है, ये अपरिपक्वता है, मेच्योर है बच्चा। अरे बच्चा है तो मतलब उसको क्यों जज करेंगे हम कि इमेच्योरिटी है? अभी तो डेवलप कर रहा है, अपनी एज के अकॉर्डिंग तो मेच्योर ही होगा। ठीक, सेल्फ रेगुलेशन, हाँ खुद को वो डायरेक्शन दे रही है। सेल्फ रेगुलेशन लिखा हो चाहे सेल्फ डायरेक्शन लिखा हो, खुद से बोल बोल के जब आप बातें करते हैं आप खुद को ही डायरेक्शन देते हैं। मैंने कल भी बताया था 3 से 7 वर्ष इसका आइडियल टाइम है। वैसे 3 से 6 में प्राइवेट स्पीच होती है, निजवाक कहते हैं इसको हिंदी में। 3 प्रकार बताए वाइगोस्की ने स्पीच के, जिसमें सोशल स्पीच, जो 2 साल की उम्र में बच्चा समाज में बोलना शुरू कर देता है, मम्मी पानी दे दो, पापा पानी दे दो, फलानी चीज कर दो, है ना, ये कब से? 2 साल से शुरू हो गया। प्राइवेट स्पीच 3 से 6 साल 7 साल तक चलती है, ऑलमोस्ट 6 साल मान लेते हैं। मतलब खुद से बोल बोल के बातें करना। वो एक गाड़ी भी जोड़ रहा होगा तो बोलेगा अरे ये वाला नहीं, ये वाला चाहिए था। ठीक, ये प्राइवेट स्पीच है, वो खुद को डायरेक्शन दे रहा है। इसके बाद आती है आपकी साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच है, अब वो जो प्राइवेट स्पीच खुद से बाहर बोल के बातें कर रहा था, अब वो अंदर चली गई। अब मैं मन में कुछ भी बोलूं आपको नहीं आवाज आएगी, या आप बोलें, ये क्या हुआ? साइलेंट इनर स्पीच है, जो 6 से 7 साल के अराउंड आती है। तो ये 3 प्रकार बताए वाइगोस्की ने। ईगोसेंट्रिज्म, ये ईगोसेंट्रिक बिहेवियर प्याजे ने कहा है, ना कि वाइगोस्की ने। अगर प्याजे पूछता तब हम सोचते। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है ये कोई, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लगभग 90% सही दे पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक चिंतन, यानी आप किसी चीज को जस्ट ऐसे ही नहीं मान लेते हैं क्योंकि किसी ने कह दिया है। आप उसके सारे एस्पेक्ट सोचते हैं, आप वो फैक्ट है, ओपिनियन है, सच है, झूठ है, किसी भी चीज को हर एक पक्ष में देखना,
ऑल एस्पेक्ट से देखना, है ना। सिर्फ कोई बात आपके सामने आ गई, आपने जस्ट मान लिया कि ये सही है या ये व्यक्ति गलत है क्योंकि आपका फेवरेट है वो व्यक्ति। आप सारे एस्पेक्ट में देखते हैं चीजें, है ना। कोई किसी की बुराई कर रहा है, आपने मान लिया अरे ठीक है, हाँ वो तो बहुत बेकार है, लेकिन आपने बाकी पक्ष नहीं देखे कि एक एंगल से बेकार है, दूसरे एंगल से ठीक भी है। तो मे बी, या हो सकता है उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो बुराई करने में किसी की, ये भी तो हो सकता है ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप अलग अलग एस्पेक्ट से देख रहे हैं, चीजों को क्रिटिकली जज कर रहे हैं, उसकी सच्चाई तक जा रहे हैं, ठीक। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग इनवाइट कर रही है तो कैसे करेंगे? डू यू नो द आंसर टू दिस? क्या तुमको इस सवाल का उत्तर पता है? तो बच्चा कहेगा यस और नो। इसमें कौन सी थिंकिंग लगी? ये तो यस और नो कह दिया। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको वो क्वेश्चन चूज करना है जिसमें बच्चे को ज्यादा बोलना पड़े, जिसमें बच्चे को ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़े, वो चूज करना है हमें यहाँ पे। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? तो बता देगा भाई ये है राइट आंसर, सिंपल हो गया। इसमें भी उसको बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ा, बहुत ज्यादा नहीं बोलना पड़ा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू ऑल? इसमें भी बच्चा यस और नो कर देगा, इसमें भी कौन सा दिमाग लगा उसका, ठीक। डी ऑप्शन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस? अब ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को दर्शाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग बोले तो अपसारी चिंतन के दिशाओं में सोचेगा बच्चा कि भाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या हो सकते हैं। मान लीजिए पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो बताओ बच्चों कैसे कैसे इसको डील किया जा सकता है, इसको डील करने के, इसको कंट्रोल करने के तरीके क्या हो सकते हैं, या ऐसा क्या करें जिससे ये ना हो। तो बच्चा दिशाओं में सोचेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। ओपन एंडेड थॉट, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न हो गया ये, कि यहाँ पे बच्चे को दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि विभिन्न तरीके क्या हैं। तो ये ओपन एंडेड के नाम से आ जाए ये क्वेश्चन, ये आपके सामने डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से आ जाए, ये आपके सामने क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से आ जाए, टाइप यही रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है जी। बात आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? इंटेलिजेंस से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटेलिजेंस के बारे में कौन सी एक बात सही है? देखो, इंटेलिजेंस के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बुद्धि होती है कई प्रकार की, ठीक। पोल में आंसर कीजिए पहले। बुद्धि कई प्रकार की होती है और रटना बुद्धि का हिस्सा नहीं है, ठीक। कि आप रट्टे लगा लेते हैं वो बुद्धि का हिस्सा नहीं है, ठीक। हालांकि बुद्धि में क्या क्या आता है, बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या हैं? अंडरस्टैंड करना चीजों को, रीजनिंग तर्क देना, है ना, आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स, एबिलिटी टू लर्न थिंग्स, या फिर चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाना, इवन रीजन कर पाना, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब बुद्धि की विशेषताएं हैं, लेकिन रटना विशेषता नहीं है। देखिएगा एक बार, डी ऑप्शन आप लोग आंसर कर रहे हैं। अभी ना वीकनेस है, देखो एक बार। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन अ कन्वर्जेंट मैनर। बच्चे को कभी भी कन्वर्जेंट मैनर में नहीं सोचवाना, हमें उसको सिकुड़ती हुई सोच नहीं, हमें फैलाती हुई चाहिए, मतलब डाइवर्जेंट, अपसारी दिशाओं में दिमाग खोलना है बच्चे का, बंद नहीं करना। कन्वर्जेंट से बंद होगा, है ना, इससे सिर्फ यस और नो वाली बातें आएंगी निकल के। इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। परमानेंट चेंज है व्यवहार में। अब ये कुछ लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट को भी परमानेंट चेंज बता देंगे, वो लर्निंग को भी परमानेंट चेंज बता देंगे, अब इंटेलिजेंस को भी परमानेंट चेंज बता दिया। ऐसा नहीं होता, ठीक। ये जो परिभाषा है ये सिर्फ बिहेवियरिस्टिक डेफिनेशन है किसकी? लर्निंग की। जो व्यवहारवादी सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। आपके व्यवहार में लगभग परमानेंट चेंज लर्निंग है, ये इंटेलिजेंस तो कभी नहीं है, ठीक। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी दैट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग हाउ गुड अ पर्सन वुड बी इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। इंटेलिजेंस उस क्षमता को कहेंगे कि एक प्रोफेशन में कितना अच्छा कर पाएगा कोई व्यक्ति। ये तो इस बात को, मतलब आप क्या ज्योतिषी थोड़ी हैं। फिर है इंटेलिजेंस, वो तो उसकी मेहनत और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, है ना। कल जो लोग आपको खराब कहते होंगे, कल आप अच्छा कर जाएंगे, आपको बहुत अच्छा कहेंगे, कहेंगे हमें तो पहले ही पता था कि ये तो बहुत अच्छा करेगी या करेगा। तो प्रिडिक्ट करने से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक। फिर है डी ऑप्शन, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। ये बात सबसे बेहतर है ना, खुफिया नहीं है। ये ट्रांसलेशन में हमारे टाइपिस्ट से हो गया होगा। बुद्धि बहुआयामी है, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें कई क्षमताओं को शामिल किया गया है, जो पूरी तरह से बुद्धि परीक्षणों, जो आईक्यू टेस्ट है या जो इंटेलिजेंस के लिए मापने के लिए बुद्धि को परीक्षण लिए जाते हैं, वो मापने योग्य नहीं है। यानी सारे टेस्ट में बुद्धि का ठीक ठीक पता चल जाए, ये जरूरी नहीं है कि जिसका आईक्यू स्कोर एवरेज आ रहा है तो वो जीवन में एक्सेल नहीं कर सकता, है ना। हो सकता है उसके बहुत सारे और एस्पेक्ट हो जहां पे वो बुद्धिमान हो, ठीक। तो आईक्यू स्कोर पूरी तरह से सही मेजर करेंगे, ये नहीं हो सकता, ठीक। दूसरा, मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, बुद्धि के कई प्रकार हैं। भाई आईक्यू स्कोर क्या कर रहा है, बस आपकी रीजनिंग एबिलिटी, कुछ क्षमताओं को मेजर करेगा।
जबकि हो सकता है बच्चा म्यूजिक में बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है वो गार्डनिंग में बहुत अच्छा हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा निकले। तो मल्टी डायमेंशनल है, कई सारे आयाम है बुद्धि के। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोगों ने दिया होगा मेरे ख्याल में, पोल में लगाया था इसका पोल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, रेपिटेडली आस्किंग, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और आंसर कीजिएगा। रेपिटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज ईदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन रिवॉर्ड डैश। भाई बच्चों को बार बार सीखने की गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहना, या तो सजा से बचने के लिए या इनाम पाने के लिए। मतलब आप लर्निंग एक्टिविटी में आप यहां पढ़ने इसलिए आइए लेट्स लर्न पे क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिलेगा या तो पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट तो खैर मैं इतनी दूर से क्या दूंगी और क्या ही देना चाहिए, कोई अधिकार नहीं है आज की डेट में पनिशमेंट किसी को देने का और मिलनी भी नहीं चाहिए। ठीक, तो अगर हम बात करें किस चीज की, कि आप बच्चों को ये कह रहे हैं कि ये कर लो इससे ये हो जाएगा, रिवॉर्ड मिलेगा तुमको ना, मैं हर चीज पे आप कह दो चॉकलेट दिलाऊंगी पढ़ ले, चॉकलेट दिलाऊंगी पढ़ ले, ठीक, या फिर डंडे बजाऊंगी पढ़ ले। अब ये दोनों ही जो दिक्कतें हैं ये बहुत ही एब्सर्ड सी सिचुएशन है ना, ये अच्छी सिचुएशन नहीं कहेंगे इसको। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं कि या तो आप बच्चे को डंडे का डर दिखा रहे हैं या फिर आप उसको कोई लालच दे रहे हैं, अगर ऐसा बहुत बार होता रहा तो होगा क्या, बताइए एक बार। सिर्फ 51% आंसर सही आ रहे हैं इतने आसान क्वेश्चन के, है ना। हमारी नजर में हमें तो दो ही तरीके आते हैं, या तो हम लालच से सीखते हैं या तो हमें किसी चीज का लालच हो या फिर हमें डर हो, दूसरा तरीका ही नहीं बचा हमारे जीवन में, है। तो इससे क्या होगा, अगर बार बार ये होता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चा कुछ भी सीखना बंद कर देगा सीखने के लिए। अब वो सिर्फ रिवॉर्ड के लिए करेगा, उसका अंदर से जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, जो इच्छा है सीखने की, वो बचेगी नहीं। अब वो सिर्फ इसलिए करता है कोई भी काम क्योंकि उसको रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट से डर है ना। अब उसके मन में कोई इच्छा है इसलिए काम नहीं करता, वो उसका नेचर है काम करना इसलिए काम नहीं करेगा। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो इससे बढ़ती है, बाहरी अभिप्रेरणा इंक्रीजेस इंट्रिंसिक, आंतरिक तो कहीं नहीं बढ़ रही क्योंकि बाहरी फैक्टर्स हैं। तो वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, अपने विकास के लिए बच्चों को सीखने की अभिप्रेरणा मिलेगी। ऐसा कहां हो रहा है, यहां ये बात ही नहीं हो रही कि तुम पढ़ो इसलिए क्योंकि अच्छे बनोगे, कुछ सीखने को मिलेगा, इसकी तो हमने बात ही नहीं की। हम तो कह रहे हैं या तो डंडे पड़ेंगे या फिर रिवॉर्ड मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन सही है, डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। इससे क्या होगा, बच्चों का जो नेचुरल इंटरेस्ट है, जो प्राकृतिक रुझान है किसी ना किसी चीज के प्रति, जो उनकी जिज्ञासा है, जो वो बाय नेचर क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी उनके अंदर है, वो नष्ट हो जाएगी, है ना। वो उसको हम खराब कर देंगे, वो जान ही नहीं पाएगा कि मैं सच में क्या करना चाहता हूं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें कैसे आप लोगों ने गलती कर दी है, कमाल कर दिया यार। ये क्लियर नहीं है क्या, बताओ एक बार फटाफट से बताओ। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, बाहरी अभिप्रेरणा कम थोड़ी हो रही है, इससे तो बढ़ रही है क्योंकि बाहरी फैक्टर्स हैं, ये तो पनिशमेंट और लालच दोनों ही। ठीक, क्लियर है ना। अगर आप बार बार कोई भी काम इसलिए कराते हैं क्योंकि डर से बचाने के लिए या फिर लालच के लिए, सैलरी मिलेगी इसलिए पढ़ाई करो या फिर क्या करोगे जीवन में निकम्मे घूमोगे अगर पढ़ाई नहीं करोगे, तो ये दोनों ही रीजन गलत हैं। रीजन क्या होना चाहिए भाई, इंसान हो किसी चीज में तो इंटरेस्ट होगा तो बेहतरी के लिए सीखो, सीखने से अच्छे बनोगे, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 6 क्वेश्चन और हैं, पढ़िएगा एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, द टीचर वॉज ऑब्जर्विंग विनोद एज ही वॉज एंगेज्ड इन मेकिंग अ मॉडल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पोल लगा दीजिए, आंसर कीजिए एक बार, इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इतने मैं क्वेश्चन पढ़ती हूं, दिखाना जरा मैंने आपकी डाइट के किसी अच्छा 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 मरगूब सालिक, खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछने लग गए, पेपर के टाइम पे पढ़ लो, हैं प्यार मोहब्बत को थोड़ा रोक लो भी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, कई बार चक्कर आ जाते हैं मुझे ही, मतलब लव गुरु बना दो मुझे यहाँ खड़े करके। कम से कम पेपर आ रहा है, कर लेंगे, संडे वार्ता में करेंगे इस तरह की बातें, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं इन बातों के, बट कम से कम टाइम देखो। द टीचर वॉज ऑब्जर्विंग विनोद, और खैर छोड़ो अब इस पे ज्ञान बाद में देंगे। टीचर वॉज ऑब्जर्विंग विनोद पे आते हैं। विनोद को कर रही थी ऑब्जर्व टीचर, जब वो एक मॉडल बना रहे थे। ठीक है, एक बच्चा है विनोद जिसको कोई मॉडल बनाने का काम दिया गया और टीचर ने ऑब्जर्व किया मॉडल बनाते हुए बच्चे को। द मॉडल वॉज अ रेप्लिका ऑफ द सिटी ऑफ मिर्जापुर, जो शहर है मिर्जापुर उसकी रेप्लिका थी, सीरीज की बात नहीं हो रही है, कह सकते हो वैसे। ठीक, तो मिर्जापुर का जो मिर्जापुर शहर है उसकी रेप्लिका मतलब बिल्कुल सेम टू सेम उसी का एक तरह से मॉडल बना दिया, बच्चे ने कॉपी बना दिया एक तरह से। ठीक, अगर हम बात करें, विनोद हैड बिल्ट अ न्यू मोनोरेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है ना, वो एड भी आता था जिसका, ये मान लो पीओपी से विनोद ने एक मोनोरेल ट्रांसपोर्ट बना दिया, जैसे रेल बनी हुई होती है उस तरह का ट्रांसपोर्ट बना दिया। किससे? पीओपी से। He had created a mental map of the proposed transport network and translated it on the replica connecting the key junctions of the city. Vinod presents us an example of which of the following types of intelligence. भाई विनोद है बहुत ही नेक्स्ट लेवल बच्चा, बिल्कुल गिफ्टेड जैसा। ठीक, विनोद ने क्या किया, एक मॉडल बनाया, बिल्कुल मिर्जापुर शहर बना दिया पीओपी से, और एक ट्रेन का सिस्टम बना दिया, कहां से कौन सी ट्रेन निकलती है, किस रास्ते से जाएगी। अब जब आपके दिमाग में दिशाओं की बात आ जाए ना, समझ जाना गार्डनर के स्पेशल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ठीक, आंसर क्या है? सी ऑप्शन, स्पेशल इंटेलिजेंस। सिर्फ 50% ही आंसर सही आए हैं, जबकि सिर्फ लैंग्वेज में चेंज किया है। आप लैंग्वेज देख के मत घूमिए, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए, कहने की क्या कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, है ना। सारा आंसर आपका लैंग्वेज में छिपा हुआ है, क्योंकि टॉपिक तो लिमिटेड है। भाई गार्डनर से क्वेश्चन आना ही आना है, प्याजे से क्वेश्चन आना ही आना है, इंटेलिजेंस से आएगा ही आएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से आएगा ही आएगा, बस लैंग्वेज में चेंज होना है। तो ऐसे घबराना नहीं है। स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि, ये डायरेक्शन से संबंधित होती है, दिशाओं का ज्ञान। जो नक्शे बनाते हैं उन लोगों में पाया जाएगा, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनमें पाया जाएगा, जो आपके स्कल्पचर्स होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं उनमें पाया जाएगा। यहां पे दिशाओं का पूरा ज्ञान है, तभी तो सिटी को वो वैसा का वैसा बना पाया है। आपको क्या लग रहा है काइंस्थेटिक है इसमें? मतलब कोई दौड़ भाग करनी थी इसको बनाने में, इंटरपर्सनल ज्यादा लग रही थी, इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत थी? नहीं, स्पेशल की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो सिंपल आंसर हो गया। हम लोग हो चुके हैं 25,000 लोग। लाइक शेयर करते रहो साथ में, खुशी खुशी इतनी एनर्जी बढ़ती रहेगी, और टैग कर ही देना कल की तरह। देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 का पोल लो और आंसर करो। Which of the following are the key postulates of constructivism? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन तो मुझे नंबर 1 पे ही रखना चाहिए था आपके लिए आज। कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर मैं बात करूं, रचनावाद जिससे क्वेश्चन आता ही है, की पॉस्टुलेट्स मतलब रचनावाद क्या क्या मानता है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको यह पता लगाना है। देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट। उसके बाद आपसे पूछेगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब इसमें जो तुक्के वाले लोग हैं ना, वो तो भूल जाएंगे, उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, क्वेश्चन है आपका कि कौन सी बात रचनावाद के बारे में सही है। अब रचनावाद में बच्चा एक्टिव रहता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इंडिविजुअल लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड नॉलेज एंड स्किल्स, बच्चा खुद से ज्ञान का सक्रिय निर्माण कर सकता है। यही बात तो प्याजे कहते हैं कि नॉलेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड, नॉलेज कैन बी एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड, है ना। बच्चे क्या है? नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर है इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट विद इन द कंस्ट्रक्ट्स ऑफ आवर माइंड्स, जो सूचना है वो हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करती है, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं दिमाग में नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को। बिहेवियर ऑफ द लर्नर मस्ट बी रीइंफोर्स्ड टू एंश्योर लर्निंग, ये जो रीइंफोर्समेंट की बात है ना, ये बिहेवियरिस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं करते। ठीक है, लर्निंग इज अ सोशली मीडिएटेड प्रोसेस, भाई सामाजिक रूप से मध्यस्थ प्रक्रिया है लर्निंग एक, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं, ऐसा इवन प्याजे भी कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने बहुत महत्व नहीं दिया, बट सोशल एक्सपीरियंस उनके यहां पे भी महत्वपूर्ण है, जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको प्याजे की थ्योरी में बताए हैं। ठीक, थर्ड ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर आप इसके बारे में श्योर नहीं भी थे तो आपको पता है 3 ही ऑप्शन सही होंगे, अब 3 में से कोई तो एक गलत होगा। अब बिहेवियर ऑफ द लर्नर मस्ट बी रीइंफोर्स्ड, मतलब या तो लालच या तो पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? शाबाश। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं बच्चे का नेचर है सीखना, तो वो नॉलेज को बिल्ड करेगा एक्टिविटी करके, उसको लालच की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड गलत है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ डी ऑप्शन में ही सही है, जो कि सिर्फ 44% ने आंसर सही दिया है ना। ऐसी गड़बड़ मत करो, अगर 2 क्वेश्चन भी अलग आएंगे तो आप उनको गलत कर दोगे, 30 में से 30 नहीं लाओगे, ऐसे नाक कटवाओगे हैं। बताओ एक बार, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 है, नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन। नूर एक बच्ची है जो अपना टिफिन लाना भूल गई आज स्कूल में, और तान्या उसकी एक फ्रेंड होगी या क्लासमेट है, पीयर ग्रुप में है, जिसको उसने कहा कि भाई अपना टिफिन शेयर करो मेरे साथ। रीजन क्या दिया? यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू येस्टरडे। भाई तुमको अपना टिफिन मेरे साथ इसलिए आज शेयर करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कल अपना टिफिन शेयर किया था। होता नहीं, आपने देखा होगा, जिन लोगों से आपकी बड़ी बनती है गली मोहल्ले या कहीं भी, आपसे बढ़कर सीटेट पास हुआ, शुक्रिया। अच्छा धन्यवाद, शाबाश, ठीक है, कोई नहीं। अगर हम बात करें तो हाँ, जिन लोगों की आपस में बनती होती है जब तक, तो वो बिल्कुल प्यार से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन लड़ाई हो गई
वो कहेंगे मैंने तो उसके लिए ये किया था, उसने मेरे लिए वो नहीं किया, है ना, इतनी सी बात पे ये कर दिया, मैंने तो जिंदगी लुटा दी थी। तो ये क्या है, ये गुड बॉय गुड गर्ल भी नहीं है, ये म्यूचुअल एक्सचेंज है, ये टिट फॉर टैट है कि तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, गिव एंड टेक है। अगर दिया और मिला नहीं वापस, या मिला और दिया नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये टिट फॉर टैट है, ये सेकंड स्टेज है आपकी म्यूचुअल एक्सचेंज की, ठीक है, जैसे को तैसा। और ये कन्वेंशनल का नहीं, प्री कन्वेंशनल का पार्ट है। ये सीटेट में ही गलती थी, उनके टाइपिंग में ही मिस्टेक थी कि उन्होंने लेवल गलत दे दिया, बट आपको अपना कॉमन सेंस लगाना था, ठीक है। पूर्व पारंपरिक स्तर का हिस्सा है ये, डी ऑप्शन, ठीक। लॉ एंड ऑर्डर होगा नहीं, ओबीडियंस और पनिशमेंट होगा नहीं, क्योंकि यहां बात गिव एंड टेक की चल रही है। बीइंग नाइस की बात ही नहीं है, यहाँ पे बात हो ही नहीं रही कि अच्छे बन जाओ, उसको अच्छा बनना ही नहीं है। उसने तो कहा मैंने तुम्हें कल दिया था, आज देना पड़ेगा, बात खत्म, है ना। बच्चा कहता है मैं जाकर के दूध तब लेके आऊंगा दुकान से जब मुझे भी 5 रुपए साथ में मिलेंगे, मुझे भी चॉकलेट खाने को मिलेगी, मतलब मेरा क्या फायदा है, म्यूचुअली मुझे क्या मिलेगा बदले में, इस पे उसका ध्यान है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12 देखिए एक बार। ड्रॉइंग implications from Piaget's theory of cognitive development are teacher teaching students of age 6 to 8 years। 6 से 8 साल के बच्चों को जो टीचर पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, उनको क्लासरूम में क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है डिस्करेजेस थिंकिंग ऑफ ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस। बच्चे को डिस्करेज कर दो कि एक ही तरीका है सोचने का, डिफरेंट वेज मत सोचो, मल्टीपल वेज में मत सोचो। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑल्टरनेटिव थिंकिंग पे फोकस रखना है, ओपन एंडेड थॉट रखने देना है, बच्चे को अलग अलग दिशाओं में सोचने देना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। 6 से 8 साल का बच्चा है, दैट मींस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाने लग गया बच्चा, और कॉन्क्रीट ऑपरेशन में जाने लग गया मतलब लॉजिकल थिंकिंग आने लग गई, एनालिटिकल पावर्स डेवलप होने लग गई हैं, ठीक। तो ये बात तो ठीक है, लॉजिकल लॉजिक जहां आ जाए समझ जाओ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब 7 से 11 वर्ष के बीच का बच्चा होगा, ठीक। यूज सिचुएशंस दैट फिट इनटू द चाइल्ड्स एग्जिस्टिंग स्कीम्स। अब ये कैसी बात हुई कि उसकी स्कीम में जो चीजें फिट हो जाएं वो सही हैं, बाकी सारी गलत हैं। फिर है नॉट यूज विजुअल एड्स एंड मॉडल्स। चलो डी को भी हटा देते हैं, ए को भी हटा देते हैं, बी और सी को डिस्कस करते हैं। आप में से कई लोगों को ये डाउट है कि आंसर बी हो सकता है और कई को ये डाउट है कि सी हो सकता है। देखो समझते हैं। ड्रॉइंग इंप्लीकेशंस लॉक कर दिया या नहीं, 1 मिनट रुको। एक सेकंड रुकना। फिफ्टी 56% कह रहे हैं बी। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या था कि इंप्लीकेशन ड्रॉ कर रहे हैं प्याजे की थ्योरी से। क्लासरूम में क्या करना चाहिए, भाई सिंपल बात है, भाई लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, है ना, बी ही सही है। आप सब कुछ वो थोड़ी बता सकते हैं जो बच्चे के दिमाग में पहले से फिटेड है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इंटरनल मोटिवेशन, आपको कोई चीज खुद से करना पसंद है इसलिए कर रहे हैं। एक्सटर्नल कोई बाहर का रीजन है, मजबूरी है, घर वालों ने कहा है शादी कर देंगे नहीं तो नौकरी लगा लो। क्या है ये, एक्सट्रिंसिक है कि अब आपके अंदर मोटिवेटेड तो है आप कि पढ़ लेता हूं चुपचाप, लेकिन रीजन बाहर है ना। अब खैर कई लोग तो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मोटिवेशन होनी चाहिए कैसी भी हो, बट बेहतर कौन सी है, इंटरनल है ना। एक्सटर्नल आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाती, हो सकता है एक टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट लूज हो जाए उस काम से भी, उस जॉब से भी, क्योंकि आपने इसलिए ली थी क्योंकि घर वाले शादी करने वाले थे, आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो एक टाइम के बाद आपका मन हट जाए और आप बस नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि आपको तनख्वाह मिलती है। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है, फटाफट से बताओ। इसमें तो आप लोग सही आंसर कर रहे हो। आई एंजॉय कंप्लीटिंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज टू मच फन। ये तो इंटरनल मोटिवेशन है, क्योंकि मजा आता है इसलिए कर रहे हो, बाहर नहीं है इसका रीजन कोई भी। आई लर्न सो मच व्हेन आई कंप्लीट माई होमवर्क, इसमें भी रीजन बाहर नहीं है। रीजन ये नहीं है कि गाड़ी घोड़ा बंगला मिलेगा इसलिए काम कर रहे हो, काम करना पसंद है इसलिए काम कर रहे हो, ठीक। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज इट मेक्स मी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बेटर। मैं अपना काम करता हूं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आते हैं, काम करने से या होमवर्क करने से या पढ़ने से मुझे चीजें सीखने को मिलती हैं, तो ये इंटरनल मोटिवेशन है। लेकिन आई डू माई होमवर्क बिकॉज माई टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट, क्योंकि टीचर से नंबर मिलेंगे, यानी बाहरी बात हो गई।
नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, सीखने के लिए नहीं। तो रीजन क्या है? टीचर के मार्क्स हैं, ना कि आपको सीखने में इंटरेस्ट है, तो ये एक्सटर्नल है। ठीक, एक्सट्रिंसिक हो गया, डी ऑप्शन। कई बार आपको दोनों का यूज करना होता है, कई बार इनिशियली आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का यूज करना होगा, बट बाद में बेहतर है कि आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन बच्चे में डेवलप कर पाए। ठीक, शुरुआत में कई बार गाड़ी स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन की तो जरूरत पड़ जाती है या काम चल जाता है उससे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेड बाय 4 डिफरेंट टीचर्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट अबाउट द यूज ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन कहेंगे इसको। डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में यदि आपसे बात की जाए, निदानात्मक आकलन के बारे में, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताइए फटाफट से। स्क्रीन तो क्लियर है भाई, यहां से पोल लीजिए और आंसर कीजिए। डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में अगर बात की जाएगी तो आप किस बात को सही कहेंगे? एक बार कमेंट्स दिखाओ, आंसर करो, पढ़ो, चारों स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, फिर बात करेंगे आगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आज सिर्फ हम 15 ही क्वेश्चन करने वाले हैं और कल पूरा रिवीजन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोल देखें एक बार, डी ऑप्शन को आप लोग 62% आंसर सही आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेड बाय, ये 4 डिफरेंट टीचर्स ने 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए। मिस्टर सिन्हा एक टीचर हैं जो कह रहे हैं, आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू फाइंड आउट विच कॉन्सेप्ट्स टॉट इन द प्रीवियस ईयर हैव द स्टूडेंट्स मास्टर्ड। ये कह रहे हैं कि मैं यह पता लगाने के लिए एक नैदानिक आकलन करने जा रहा हूं कि पिछले वर्ष में पढ़ाए गए जो भी अवधारणाएं हैं वो बच्चों में कितनी मास्टरी आ गई उनको लेकर के। बी ऑप्शन है, मिस फरीन है जो कहती हैं, आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू फाइंड आउट व्हाट टॉपिक्स स्टूडेंट्स वुड बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन लर्निंग टुडे। इसके लिए डायग्नोस्टिक नहीं होता, डायग्नोस्टिक हमेशा रीजन जानने के लिए होता है, गैप जानने के लिए होता है कि कमी कहां रह गई। ठीक, मिस कैरन कह रही हैं, आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट फॉर अ स्कॉलरशिप एट द एंड ऑफ द ईयर। डायग्नोस्टिक स्कॉलरशिप के लिए नहीं होता, स्क्रीनिंग वगैरह होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, अचीवमेंट टेस्ट ले लेंगे आप, है ना, ये सब नहीं लेंगे। ठीक, डायग्नोस्टिक होता ही गैप जानने के लिए है। ये पता नहीं कौन से अंग्रेज ने पेपर बनाया, सारे अंग्रेजी नाम है, मिस्टर सिन्हा और तेजिंदर को छोड़ के। अच्छा, फरीन भी है, ओके 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 भाई, देख रहे हो इतना यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला पेपर है, चारों अलग अलग नाम है, पूरा सिख ईसाई सबको वो कर दिया, इंक्लूसिव एजुकेशन है, बहुत बढ़िया। मैं वही सोचूं कि सीटेट का पेपर है और नाम सारे अंग्रेजी, ऐसा तो नहीं है। देखिए, मिस्टर तेजिंदर कह रहे हैं, आई ऑलवेज कंडक्ट अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट आफ्टर अ फॉर्मेटिव असेसमेंट टू लर्न मोर अबाउट स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शंस। क्या कहेंगे आप, क्या सही है बताइए भाई? ना तो फरीन की बात सही है, ना कैरन की बात सही है, या तो मिस्टर सिन्हा सही है या मिस्टर तेजिंदर सही है। आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू फाइंड आउट विच कॉन्सेप्ट्स टॉट इन द प्रीवियस ईयर हैव द स्टूडेंट्स मास्टर्ड। जो पिछले साल पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स थे वो बच्चों ने कितने मास्टर कर लिए हैं, इस चीज को जांचने के लिए आप डायग्नोज कर रहे हैं। I always conduct a diagnostic assessment after a formative assessment to learn more about students' misconceptions। कि बच्चों की गलत भ्रांतियां क्या हैं ये जानने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट लें। बट डायग्नोस्टिक टेस्ट जनरली फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद नहीं किया जाता है ना, जनरली। ये पूरी तरह से गलत नहीं है, बट इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन है, सीटेट ने इसका आंसर दिया ए ऑप्शन, एज फार एज आई रिमेंबर। अगर हम बात करें तो डी हमें ज्यादा बेहतर लग रहा है, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद नहीं करेंगे आप डायग्नोज, है ना। आप जनरली या तो सबमिटिव के बाद करते हैं या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे ए के साथ, मिस्टर, और वैसे भी हमें सीटेट की माननी है, एट द एंड ऑफ द डे 1 नंबर लेना है ना। आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू फाइंड आउट विच कॉन्सेप्ट्स टॉट इन द प्रीवियस ईयर हैव द स्टूडेंट्स मास्टर्ड। अब कई लोगों को ये लग रहा है कि पिछले साल की बात हो रही है और पिछले साल के कॉन्सेप्ट मास्टर हुए या नहीं हुए, इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किया जा सकता है। बच्चे 7th क्लास में है, 6th में कुछ कॉन्सेप्ट्स उनके कमजोर तो नहीं रह गए, तो तभी तो वो डायग्नोज करके फिर रेमेडी दी जाएगी कि पहले प्रीवियस ही तुम स्पेशल क्लास लेके ठीक कर लो, आगे तो तब बढ़ोगे। तो उस केस में ये बात गलत नहीं है, है ना, इसको आप बिल्कुल गलत नहीं ठहरा सकते। हालांकि डी भी सही है,
लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में थोड़ा सा डाउट है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद डायग्नोस करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हम अभी ए के साथ जा रहे हैं, इसको फिर से मैं एनालाइज कर लूंगी, क्योंकि पेपर 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है पेपर, तो शांति से ए को ही मान लेना है, क्योंकि वो गलत नहीं है, लेकिन गलत ये भी नहीं है, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है, उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे, मैं भी थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लूंगी। ठीक, ए के साथ जाएंगे जो कि ऑफिशियल है ना, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन इसका ए ही सही मानना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। सिम्मीज मदर सॉ दैट सिम्मी हैड कंप्लीटेड अ वेरी टफ असाइनमेंट। सिम्मी ने क्या किया है, बहुत ही मुश्किल असाइनमेंट को कंप्लीट किया है। आफ्टर डिवोटिंग अ डेडिकेटेड टाइम ऑफ एन आवर, 1 घंटा लगा करके, टू एनकरेज दिस गुड स्टडी हैबिट, इस गुड स्टडी हैबिट यानी एक पढ़ने की अच्छी आदत है, इसको बनाए रखने के लिए सिम्मीज मदर गेव हर अ ब्यूटीफुल पेन। उसकी मम्मी ने क्या दिया, एक पेन दे दिया बहुत ही सुंदर सा, कि लो बच्चे पेन ले लो। हमारे घर के बच्चे तो पेन लेके खुश भी ना हो, है ना, उनको गेमिंग पीसी चाहिए होगा। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इज सिम्मीज मदर अप्लाइंग, है ना, ये कल्चर है आजकल का। अगर हम बात करें कि सिम्मी की माँ ने कौन सा एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, कौन सी साइकोलॉजी खेली है बच्चे के साथ कि वो पढ़े, पढ़ने में ध्यान लगाए, जो पढ़ने की अच्छी हैबिट है उसको बना के रखे। अब इसमें ना ग्रेटिफिकेशन तो एक ऐसी फीलिंग होती है, इसमें संतुष्टि की भावना आती है, इसमें कोई चीज नहीं होगी, ग्रेटिफिकेशन किसी चीज में नहीं है। ठीक, क्यों जैसा यहाँ कुछ है नहीं कि कोई हिंट दे दिया हो, ये टोकन भी हो सकता था, ये रीइंफोर्समेंट भी हो सकता था। भाई टोकन भी तो यही होता है ना कि आपको 5 स्टार दे दिए, क्योंकि आप डेली अच्छा व्यवहार करते हो, तो क्लास में आपके 5 स्टार बिहेवियर लगा दिया आपका कि ये बच्चा एकदम बढ़िया, एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, अच्छा बिहेवियर करता है, ये टोकन है, स्टार्स दिए जा रहे हैं, टोकन इकोनॉमी से जोड़ सकते हो। लेकिन टोकन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बिहेवियर एक ऐसा है जिसको बढ़ावा देते रहना है, रीइंफोर्स करना है। बिहेवियर क्या है, गुड स्टडी हैबिट जो उसमें है उसको बढ़ावा देना है, मतलब उसको कंटिन्यू रखना है, तो कंटिन्यू रखने के लिए रीइंफोर्समेंट का यूज किया जाता है। ठीक, सुदृढ़ीकरण का यूज किया जाता है, रीइंफोर्स करते हैं हम बच्चे को शाबाश कह के, कोई चीज देके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 तक ही है आंसर्स। सेशन होपफुली आपको पसंद आया होगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।